डेप्रिसिएशन का मतलब लगभग सब लोग जानते हैं, जो नहीं जानते वो लिखेंगे। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, अगर बात करें तो इसका मतलब क्या है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जब आप किसी भी फिक्स एसेट्स का वैल्यू घटा देते हो तो दिस इज मींट व्हाट, उस पर क्या लग गया, डेप्रिसिएशन लग गया। और ऐसा क्या होता है कि वो फिक्स ही एसेट्स पे लगता है, करंट एसेट्स पे नहीं लगता, उसका रीजन बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि फिक्स एसेट्स क्या होता है और करंट एसेट्स क्या होता है, वो भी समझ लीजिएगा। एसेट्स क्या होता है ये समझ में आता है सबको, द थिंग विच वी कैन परचेज फॉर रनिंग अ बिजनेस इज कॉल्ड एसेट्स। वैसा कोई भी सामान जिसको अपने बिजनेस को चलाने के लिए हम लोग खरीदते हैं वो मेरा एसेट्स कहलाता है। अब उसी को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एसेट्स हो गया नॉर्मल, उस एसेट्स को ही दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एसेट्स को हिंदी में संपत्ति भी बोलते हैं। वो दो तरीके का होता है, फर्स्ट वन इज कॉल्ड फिक्स्ड, सेकंड वन इज कॉल्ड करंट। फिक्स का काम क्या है, वैसा कोई एसेट्स विच वी कैन परचेज नॉट फॉर रीसेल, ओनली फॉर इंटेंडेंस यूज इज कॉल्ड फिक्स एसेट्स। मतलब वैसा कोई भी सामान जिसको बिजनेस खरीदता होगा जिंदगी में, कभी भी बेचने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्यों, यूज करने के लिए। जैसे आप जहां बैठे हो यहीं पर आपको 4-5 फिक्स एसेट दिख जाएगा मेरे बिजनेस का। क्या, ये बोर्ड, ये हम इसको बेचने के लिए तो नहीं खरीदे, ये पंखा, ये एसी, कंप्यूटर, कैमरा, ये बेंच, ये सारा का सारा मेरे लिए क्या है, फिक्स एसेट्स। ये फिक्स एसेट्स है। इन फ्यूचर ये धीरे धीरे यूज में आते आते, घिसते घिसते, यूज होते होते सड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लेकिन हम इसको बेचने का तो नहीं सोचेंगे ना। तो वैसा चीज को हम लोग क्या नाम देते हैं, फिक्स एसेट्स। और उसी सामान पर क्या लगता है हमेशा, हमारा डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन का मतलब हुआ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। कैसे होता है, ड्यू टू वियर एंड टियर एंड लैप्स ऑफ टाइम। इस चीज को नॉर्मल तरीके से समझ लो। ड्यू टू वियर एंड टियर का मतलब हो गया, वियर एंड टियर का मतलब हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसको घिसावट। जब आप रेगुलर किसी भी चीज को यूज करोगे तो वो क्या करेगा, घिसी जाता है ना, घिसता है कि नहीं, घिसावट हो गया। और लैप्स ऑफ टाइम का मतलब समय के बाद, मतलब एक समय के बाद। अब 2004 का कोई सामान आप लाके आज बेचोगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका वैल्यू कम मिलेगा। रीजन, बिकेगा ही नहीं, ऐसा थोड़ी होगा सर। हम लोग तो 1990s वाले हैं, तब भी चल रहे हैं कि नहीं, बिक रहे हैं ना सर, नहीं है मैम। आप लोग भी 2000 वाले हो, आगे चल के पापा लोग एकदम मोह छाट के रखे हुए, अब तो 45 लाख तिलक ले लेना बेटा के नाम पे, नहीं हो गया जी। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, सबसे पहला डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, ये नॉर्मल दिमाग में डाल लेना। और रीजन क्यों डेप्रिसिएशन लगता है, ड्यू टू वियर एंड टियर एंड लैप्स ऑफ टाइम। क्योंकि किसी भी चीज का जब वैल्यू डाउन होने लगेगा तो ऑटोमेटिकली आप उसको क्या बोलोगे, क्या हो रहा है, उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है। एग्जाम्पल बार बार जो पढ़ा है उसको समझा चुके हैं, जो अभी नहीं पढ़ा है नया वाला है वो भी समझ लो। मान लो कि इस बोर्ड को, डिजिटल बोर्ड के जिस पे पढ़ रहे हो, इसको हम 2 लाख रुपए में खरीदे 2022 में, आज हो गया 2024। आज हम इसको मार्केट में बेचने जाएंगे, क्या हमको 2 लाख रुपए मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। रीजन बिकॉज इसको हम 2 साल तक यूज कर लिए, 2 साल तक यूज किए, ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ स्क्रैचेस भी होगा, कोई ना कोई दिक्कत भी होगा। दिक्कत तो अभी सॉल्व हो गया जो था, है ना, लेकिन सेम 2 लाख रुपए हमको मिलने से रहा, नहीं मिलेगा। रीजन बिकॉज किसी भी प्रोडक्ट का एक लाइफ एस्टिमेटेड होता है। ड्यू टू वियर एंड टियर एंड लैप्स ऑफ टाइम, ठीक है, इस चीज को समझ में आ रहा है कि अगर ये बोर्ड मेरा है 2 साल के बाद इसका वैल्यू सेम नहीं रह सकता। रीजन, आप इसको धीरे धीरे क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, ठीक है ना। तो वियर एंड टियर एंड लैप्स ऑफ टाइम पर एक चीज, किसी भी बिजनेस का या किसी भी फिक्स एसेट्स का
एस्टिमेटेड होता है, एस्टिमेटेड होता है क्या चीज, इसका लाइफ, ठीक है ना। और एस्टिमेट करता कौन है, सबसे पहला चीज जो मैन्युफैक्चर करता है वही कर देता है, अदरवाइज हम लोग अपने मन से कर लेते हैं। जैसे अगर बात किया कोई, आप एक नया फोन लिए मान लो, ठीक है, एक कोई फोन लिया 50,000 रुपए का, और उसका लाइफ एस्टिमेशन कितना आप सोचते हो, कितना दिन चल जाएगा नॉर्मल तरीके से अपने दिमाग में, अपने 4-5 साल तो चल जाना चाहिए। सर बड़ा आदमी होंगे आप, 2 साल ही चलाते हैं, है ना। हम तो आईफोन लिए, हम सोचे जब तक मेरा जो है ना, आगे हम 50 साल का जब तक नहीं होंगे तब तक सेम मोबाइल चलाएंगे, आईफोन चलाएंगे, जो है वही नहीं चलाएंगे गधा। अभी 16 लेंगे फिर से, गरीब है क्या ठीक है, दैट इज इस चीज को समझिए। एस्टिमेटेड लाइफ होता है कुछ बिजनेस का या किसी भी मशीन का। ये मान लो ये मेरा बोर्ड है, हम इसका एस्टिमेटेड लाइफ सोच के रखे कितना, 10 ईयर्स, और 2 साल हो गया मैम, तो 10 ईयर्स हम इसका एस्टिमेटेड लाइफ रखे हैं। इसका परचेजिंग कॉस्ट क्या था सर, 2 लाख रुपए, 2 लाख था। 10 साल के बाद जब ये बोर्ड खराब हो जाएगा, ये जब बोर्ड खत्म हो जाएगा, कोई काम के लायक नहीं रहेगा, तो एट दिस टाइम हमको 2 लाख रुपया मिनिमम तो चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा ना। और मान लो कि 2 लाख रुपया तुरंत चाहिए होगा, तो हम कहां से निकालेंगे 2 लाख रुपया, अपने बिजनेस से। और बिजनेस रनिंग में चल रहा है, मान लो जैसे भी मेरा बिजनेस चल रहा है, अचानक से आज हम 10 लाख रुपया निकाल ले या 2 लाख निकाल ले, तो मेरा बिजनेस तो लॉस में भी जा सकता है ना, जा सकता है। इसलिए ये टॉपिक हम लोग को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या समझाता है कि जब आपको ऐसा पहले से पता है कि आपका बिजनेस में जो भी एसेट्स है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे घिस रहा है, आपको 10 साल के बाद इसी के जगह पर नया मशीन का जरूरत है, आपको पता है ना ये चीज, तो उसी जो चीज आपको पहले से पता है, एस्टिमेटेड है, तो आप क्या करो कि उसी, मान लो यहां पर लिख दें हम एलईडी जो बोर्ड है आपका डिजिटल बोर्ड, इस बोर्ड के नाम पर 10 साल के बाद आपको कितना पैसा चाहिए बाबू, 2 लाख चाहिए। तो क्यों ना हम क्या करें, उसी के रिगार्डिंग क्या बना लें, प्रोविजन। एक प्रोविजन बना ले कि जितना भी हम कमाएंगे साल भर में, उससे 20,000 रुपया इंटू 10 ईयर्स तक हम कितना कितना पैसा उससे निकालते जाएंगे, 20,000। अगर हम अगले 10 साल तक अपने प्रॉफिट से 20,000 करके हम साइड करते चले जाएं, तो 10 साल के बाद मेरे पास कितना पैसा ऑलरेडी हो जाएगा, 2 लाख। और उस टाइम ये बोर्ड खराब होगा तो हमको दर्द होगा इसको बदलने में, ना मेरा बिजनेस लॉस में जाएगा, क्योंकि सारा चीज क्या रहेगा मेरा, टोटली एस्टिमेटेड रहेगा। डन है ना। ऐसे नॉर्मली अकाउंटिंग जब आगे चल के करोगे आप, तो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट पे 15% डेप्रिसिएशन लगता है हर एक साल। कितना, 15%, मतलब 15 इंटू अप्रॉक्स 6 से 7 साल लाइफ माना जाता है। किसी भी इलेक्ट्रिकल चीजों का लाइफ अप्रॉक्स 6 से 7 साल माना जाता है। कभी कभी आप देखना कि कोई, जैसे हम इसके बारे में बोलते रहते हैं कि मेरा ये जो लिए लाइट है ना, इसका लिखा रहता है एस्टिमेटेड लाइफ 1 ईयर, वारंटी पीरियड कितना, 1 ईयर। आई पक्का पता नहीं मेरे साथ क्या किस्मत है कि 1 साल 2 दिन होता है खराब हो जाता है, देखिए आधा फिर खराब हो गया। हम ये सोचते हैं कि कभी तो वारंटी का हम फायदा लें, 1 साल पहले खराब हो और इसको नया बदलवा ले, लेकिन जब देखता है नीचे उठा के बोलता है सर 1 साल 2 महीना हो गया या 1 साल 2 दिन हो गया, नया खरीदिए फिर आप। ठीक है, बिकॉज कंपनी को भी पता है कि अगर एक लाइट है इसका भी जलने का कैपेसिटी होता है। अब जैसे स्ट्रीट लाइट है, दिखते हैं ना जो लगा रहता है पोल पे, उसको नॉर्मली आदमी कब जलाता है, शाम 6 बजे से अगले सुबह 6 बजे तक, मतलब 12 घंटा। एक दिन 12 घंटा इंटू 365 कर लो, उस बेसिस पर उसको बनाया जाता होगा एस्टिमेशन लेके कि 1 साल तक तो चलना चाहिए। अब उस बीच में आंधड़ तूफान आ जाए तो बातें अलग है, अदरवाइज 1 साल तक तो चलेगा। अब कोई कोई महान होता है, हम लोग के साइड वाला आदमी लोग 24 घंटा जला के छोड़ता है उसको। अब बोलता भी है कि इसको बुताइएगा मत, बोले कहा है बिजली आ रहा है ना, कुछ दिक्कत हो जाता है, मतलब पानी वानी बारिश वारिश होता है तो
तो दिक्कत हो जाएगा, जाएंगे वहां बार बार ऑन ऑफ करने, करंट लग गया तो 24 घंटा चलने दीजिए। ठीक है, अब बताइए वो लाइट जो है 3 महीना में खराब हो जाए तो बेचारा कंपनी वाला क्या करेगा, देना पड़ेगा ना उसको। इंडिया है सर, इंडिया में अभी ना बोले कि वो, बताइए तालाबे चोरी कर ले रहा भाई लोग रात रात में। बिहार में मैम रोड भी चोरी हो गया, नहीं पता आपको? हाँ, ब्रिज भी चोरी हुआ था, सुनिए। तालाब कैसे चोरी हुआ? तालाब था ना मैम, वो सरकारी था, ठीक है, उसमें मिट्टी भर के वो जमीन बेच दिया, चोरी हो गया तालाब। तालाब उठा ले जाए कहीं। यस मैम, ब्रिज रास्ता रात भर में चोरी हो गया, पूरा लोहा वोहा बेच दिया होगा भाई साहब। बोलता है ना बिहार जाने के लिए बस घड़ी पहन के अच्छा बाहर हाथ रख लीजिए, 2 मिनट पता चलता है अच्छा बिहार पहुंच गए, घड़ी गायब। ठीक है, ऐसा लोग थिंकिंग बना के रखा था। अब नहीं, अब तो बहुत अच्छा हो गया है, अब डायरेक्ट मर्डर करके ले लेता है घड़ी, अब अच्छा हो गया है। चलिए देखिए, अब एक चीज को समझिएगा प्लीज, एम ऑफ डेप्रिसिएशन। जब आप डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हो तो इसका उद्देश्य भी जानना जरूरी है, इसका लक्ष्य भी जानना जरूरी है कि एक्चुअल में क्यों किया जा रहा है डेप्रिसिएशन। जो अभी हम तुरंत बताएं कि डेप्रिसिएशन मेन करने का मोटिव क्या है, हमको क्या करना है, उस पैसे का रीएलोकेशन करना है। दैट इज, अगर बात करें हम तो इसमें पहला क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। हम पैसे के जुगाड़ के लिए डेप्रिसिएशन लगाते हैं, पहला चीज ये है। दूसरा, रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट्स। कोई भी संपत्ति हो उसको 10 साल 20 साल के बाद हमको क्या करना होता है, रिप्लेस करना होता है, उस लिए भी हमको क्या लगाना पड़ता है, डेप्रिसिएशन। ठीक है। तीसरा, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। री ने लिखाया, अच्छा ठीक, ठीक है ना। ये 3 जो है आपका एम ऑफ डेप्रिसिएशन है, प्लीज इसको लिख लीजिएगा। देखो इधर आप जो है एम ऑफ डेप्रिसिएशन समझ लिए, डेप्रिसिएशन नॉर्मल तरीके से समझ लिए कि होता क्या है। मेनली आप 11th में हो तो 11th में 2 ही तरीके का डेप्रिसिएशन हमको पढ़ना है पूरे 11th में, मेथड्स जो पढ़ना है। जैसे डेप्रिसिएशन जब आप पढ़ोगे तो इसमें मेथड्स भी है, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, ऐसे इन जनरल मेथड्स की बात करें तो लगभग 12-13 मेथड्स है, बट यहां पे आपको पढ़ना नहीं है। इन फ्यूचर जाके आप सीए हुए करते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी वगैरह करते हो, तो वहां पे जाके 12-13 पढ़ना पड़ेगा, वो बात की बात है। बट नॉर्मल तरीके से यहां पर 11th में 2 ही मेथड हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, एक वो भोजपुरी में बोलते हैं ए सलेम, है ना, नागपुरी में ना ए सलेम नहीं, छोड़िए, ओ माई डियर ए सलेम, सेलेम सेलेम, अरे नागपुरी में बोलते हैं, छोड़िए। यहां समझिए, एसएलएम का मतलब क्या है बाबू, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसको 2 अलग अलग तरीकों के नाम से और जाना जाता है। एसएलएम को दूसरा एक नाम है इसी का, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, और इसका एक तीसरा नाम क्या है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ये तीनों नाम एक ही का, याद रखना।
और तीनों इसलिए लिखवा दिए कि पहला आपको यह पता होना चाहिए कि मास्टर को आपसे ज्यादा आता है, और दूसरा इसलिए लिखवाए कि अगर एग्जाम में एक नाम की जगह दूसरा नाम दे दे तो कंफ्यूज मत कर। ठीक है, वहां लिख दिया कैलकुलेट डेप्रिसिएशन बाय फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, हम यहां लिखवा के गए एसएलएम, तो गालिए ना दीजिएगा कि सर ये वाला तो नहीं पढ़ाए थे, जो कि वो दोनों में आप लोग कमी नहीं कीजिएगा, इतना पता हमको। लिखिए, लिख लिए हैं। दूसरा मेथड होता है, आज हम लोग सिर्फ एक के बारे में जानेंगे, बट दूसरा मेथड है इसमें, एक क्या है, WDV, जिसको बोलते हैं हम लोग रिटन डाउन वैल्यू मेथड। दूसरा इसका नाम है WDV के अलावा DBM, और तीसरा है RBM। इन दोनों को भी समझ लीजिएगा। ये हुआ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और दूसरा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, इन दोनों का 3-3 नाम है। DBM डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड नहीं, ये दो वो मेथड बस हमको पढ़ना है। पहला है, जैसे नॉर्मल इन जनरल अगर कोई पूछे कि कौन कौन सा मेथड पढ़े हैं, तो आप बोल सकते हैं SLM, और दूसरा WDV। ठीक है, उसी का नाम अलग अलग है। SLM का नाम क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड के अलावा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और दूसरा है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है जितने में खरीदा गया है उतने के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। चलो, आज दूसरा हम लोग देख लेते हैं। यहां पर क्या चीज, आज हम लोग सिर्फ एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, वो है SLM। ठीक है, SLM दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में पढ़ेंगे हम। डन है। स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहला चीज, स्ट्रेट लाइन मेथड में दो चीज हम लोग को SLM में दो चीज हम लोगों को जानना जरूरी है। इसमें जो है मेन आपको प्रॉब्लम क्रिएट कौन करेगा, इसका फॉर्मूला। SLM में दो चीज का फॉर्मूला हम लोग को देखना बनता है। पहला है डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, और दूसरा है डेप्रिसिएशन का रेट कैसे निकलेगा। ठीक है, दो फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, कौन से मेथड में, SLM में। इसी का दो नाम और भी है, याद है ना, कौन कौन सा, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। डन है। डेप्रिसिएशन में इसमें फॉर्मूला क्या होगा देखना। क्या मैम आ रहे हैं वहां पे, पहले लिख लें। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है देखो, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एन एसेट्स। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। जितने रुपए में आपने मशीन खरीदा था, कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स, माइनस स्क्रैप वैल्यू का मतलब है इन फ्यूचर जाके आप कूड़ा कचरा में बेचोगे ना उस सामान को, तो जितना पैसा मिलेगा। मान लो ये बेंच है मेरा, सड़ गया, इसका लोहा कम से कम कचरा में बिकेगा 1-2 रुपए केजी ना, तो जितना रुपए में मिला इसको, वो हमारा क्या कहलाएगा, स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, और डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एन एसेट्स। मान लो कि 10 साल उसका लाइफ था, दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में एस्टिमेटेड लाइफ, उससे डिवाइड कर देना। ये निकल के क्या आ जाएगा बाबू मेरा, हर एक साल का क्या निकल के आएगा, डेप्रिसिएशन। ठीक है, और डेप्रिसिएशन का रेट क्या होगा, डेप्रिसिएशन रेट का फॉर्मूला एकदम इन जनरल है। बिहारी लोग सबसे ज्यादा दिन में क्या खाना पसंद करता है, दाल भात चोखा, नहीं खाता है।
आप कौन सा बिहारी से मिली मैम? बोलती गुटखा खाना पसंद करता। देखिए, दाल भात चोखा नॉर्मल है इन जनरल। दिन का बात बोले हम, दिन में बिहारी लोग क्या खाना पसंद करता है, तो नॉर्मली दाल भात चोखा। तो नॉर्मल तरीके से डेप्रिसिएशन का रेट फॉर्मूला है दाल बटा चोखा, याद रहना चाहिए, इनटू 100। दाल बटा चोखा का मतलब D इज इक्वल टू व्हाट? डेप्रिसिएशन, एंड C इज इक्वल टू व्हाट? कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स। अच्छा, C मतलब चूहा। बहुत बढ़िया, ठीक है ना? ये हम लोग समझ लेंगे। डेप्रिसिएशन रेट कैसे निकलेगा बाबू? जो भी डेप्रिसिएशन निकला डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स इनटू 100 कर देंगे तो मेरा डेप्रिसिएशन का रेट निकल जाएगा कि हर एक साल कितना % हम लोग डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। ये दो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला जानना जरूरी है, ठीक है? डन है? चलो लिख लो जल्दी से। हो गया मैम? हो गया। चलो एक क्वेश्चन आज हम लोग छोटा सा बना के देखेंगे, ट्राई करेंगे। लेकिन डेप्रिसिएशन को ये पढ़ने के बाद एक और चीज जानना जरूरी है, इसका क्या? इसका क्या? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री जो है डेप्रिसिएशन का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जब तक इसका जर्नल कंप्लीट नहीं करोगे तो आगे जो है इसको पढ़ने में मजा भी नहीं आने वाला, ठीक है? देखो इधर, जर्नल एंट्री नॉर्मल तरीके से अगर हम बात करें तो व्हाट इज जर्नल एंट्री? तो जर्नल एंट्री भी आपको याद करने का उतना ज्यादा जरूरत नहीं है। अभी तक जो हम बताएं उसी चीज को एक बार माइंड में फिर से रिपीट करो। आप डेप्रिसिएशन क्यों लगा रहे हो? आप डेप्रिसिएशन लगा क्यों रहे हो? क्योंकि इन फ्यूचर जो मशीन है मेरा वो खत्म हो जाएगा। फ्यूचर में जो आज मेरे पास मशीन है वो खत्म हो जाएगा, तो उसको बचाने के लिए हर एक साल हम क्या कर रहे हैं? पैसा निकालते जा रहे हैं। कहां से पैसा निकाल रहे हैं? प्रॉफिट्स के, बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से निकाल रहे हैं। तो सबसे पहला जो मशीन घट रहा है वो उसको खरीदे होंगे ना आप कभी ना कभी। जो मशीन का घटने का बात आप कर रहे हैं वो मशीन कभी ना तो कभी खरीदे होंगे आप। जब खरीदते हैं मशीन तो एंट्री क्या पास करते हैं? एंट्री क्या पास कीजिएगा यहां पर आप बाबू? देखो इधर, सेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या? कैश और बैंक अकाउंट। मशीन तो यही हुआ, यही हुआ ना? मशीन, बिल्डिंग, बोर्ड, पंखा, एसी जो खरीदे उसका नाम डाल देंगे वहां। ट्रक है ना, बस, हवाई जहाज जो खरीदे हो। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। डन है? दूसरा, वही एसेट्स जो आप खरीदे हो डिक्रीज भी उसी को करोगे ना, कम भी उसी को करोगे। और वो कम कब होगा? हमेशा एंड ऑफ द ईयर। याद रखना, आप खरीदे कभी भी हो, वो डिक्रीज कब करेगा? हमेशा एंड ऑफ द ईयर। तो जब आप किसी भी मशीन को डिक्रीज करोगे, जब आया मशीन तो एंट्री क्या पास किए? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। और जब ये घटेगा मशीन तो एंट्री क्या पास करना पड़ेगा? किस कारण से घट रहा है? क्या लगा रहे हो उस पर घटेगा? डेप्रिसिएशन। एंट्री क्या पास करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। डन है? घट गया। और ये डेप्रिसिएशन का पैसा कहां ट्रांसफर होगा सर? कहां से निकाल रहे थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंट्री क्या पास करेंगे इसका? उसी डेट को, सेम डेट को क्या लिखेंगे? एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या ट्रांसफर कर रहे हैं यहां पर? डेप्रिसिएशन। डन। यही 3 एंट्री बस करना है हमको। इस 3 एंट्री के अलावा कोई भी नया एंट्री बाद में आएगा, जब देखेंगे सेल, परचेज, फलाना ढिमकाना जब आएगा तो देखा जाएगा। बस इन जनरल यही 3 चीज हम लोगों को देखना है। पूरा साइड है मैम।